पिछले सेशंस तक हम लोगों ने टी अकाउंट बनाना सीख लिया। हमने डबल एंट्रीज पास करना सीख ली, अकाउंटिंग इक्वेशन सीख लिया, कुछ रूल्स देखे, एल्सर। उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद एक और मरहला होता है जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो कुछ बातें यहाँ लिखी हुई है मैंने। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली comprises a statement of financial position, a statement of comprehensive income, a statement of changes in equity, a statement of cash flows, and notes to the financial statements. ये पांच चीजें जो यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम ये चीजें प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इसमें से हम अभी आज के पहले सेशन, इस सेशन में सीखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाना है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपका होगा ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपका होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये चीजें आ रही होंगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो हम कुछ देर बाद बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें आपके पास रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आ रहे होंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है कि किसी भी दिन के आखिर में, साल के आखिर में, महीने के आखिर में कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है और कितने कैपिटल हैं। तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इस स्पेसिफिक लेक्चर में सीख रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट नंबर 1, कहीं कहीं आप जो इसका फॉर्मेट देखोगे ना, कहीं कहीं किसी किसी सवाल में आप इसका जब फॉर्मेट देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट नजर आएगा कि उसने कुछ टी अकाउंट जैसी शक्ल बनाई भी होगी। बहरहाल ये टी अकाउंट नहीं होता है। और वो क्या रहा होगा कि एक जगह पर कंपनी के नॉन करंट एसेट्स आ रहे होंगे, ठीक है, उसके नीचे कंपनी के सारे करंट एसेट्स आ रहे होंगे। ये एक तरीका है, हजार तरीके हैं, उसमें से ये एक तरीका है। अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ। और दूसरी साइड पर कंपनी की जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और कैपिटल या इक्विटी की वैल्यू आ रही होगी। ये एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रहा हूं। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में क्या हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, मशीन, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई होंगी। इन सबका एक टोटल होगा नॉन करंट एसेट्स का। उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? कॉमनली स्टॉक होगा। स्टॉक क्या होता है बताता हूं। उसके बाद रिसीवेबल्स होंगे। उसके बाद आपके पास प्री पेमेंट्स होंगी। उसके बाद आपके पास कैश एट बैंक होगा और कैश इन हैंड होगा। क्या सर यही चीजें होंगी? क्या सर यही चीजें होंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही चीजें हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही चीजें हो। सवाल सवाल पर डिपेंड करता है। मैंने कुछ चीजें जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलर चीजें लिख रहा हूँ। और वक्त के साथ साथ जब हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बनाएंगे तो इसको हम देखेंगे भी कि और क्या क्या आ सकता है। लेकिन एक तरीका इस तरह का होता है कि भाई इस तरह से सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। ठीक है जी। और इसमें जो टर्म्स अभी यूज करी हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या होती हैं। एक मिनट बस दीजिएगा, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए। देखें, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी ऐसा एसेट जो मुझे एक साल से ज्यादा बेनिफिट देगा वो नॉन करंट एसेट है। मशीन, फिक्सर्स, फिटिंग्स, कोई फर्नीचर है, ये सारी चीजें।
अब दूसरे भी नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, कार हो सकती है, मोटर व्हीकल हो सकती है, और प्रेमिसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी। अच्छा, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का जो दूसरा नाम है ना, स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। ठीक है, यानी कि वो चीज जिसकी मैं ट्रेडिंग करूंगा या जिसको मैं खरीदो फरोख्त करूंगा। मिसाल के तौर पर एक फर्नीचर की दुकान है, उसकी जो इन्वेंट्री है वो उसका फर्नीचर है। एक गाड़ी का शोरूम है, उसकी इन्वेंट्री वहां पर खड़ी हुई कार्स हैं जिसको वो बेचेगा। ठीक है, तो ये करंट एसेट क्यों है? इसको बेचकर मैं फायदा कमाऊंगा ना। अच्छा, रिसीवेबल। रिसीवेबल के भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। कभी रिसीवेबल सुनोगे, कभी तुम डेटर सुनोगे, कभी तुम ट्रेड रिसीवेबल सुनोगे। ये वो लोग हैं जिनको मैंने उधार पर चीजें बेची भी होती हैं और इनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलना होता है। अच्छा, प्री पेमेंट्स क्या होती हैं? प्री पेमेंट्स का मतलब ये है कि किसी को पैसे दे दिए हैं, किसी को पैसे दे चुका हूं और अब वो मुझे कोई सर्विस या बेनिफिट देगा। मिसाल के तौर पर आपने इलेक्ट्रिसिटी का आने वाले पूरे साल का बिल आज ही भर दिया। अब फ्यूचर में आपको 1 साल तक फायदा होगा इस तरह से कि बिजली आपकी फ्री होगी, यानी कि आप पैसे पहले दे चुके हो। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये आप जानते हो। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ कुछ मैं कह रहा हूँ ना, कुछ करंट एसेट्स लिखे हैं, कुछ करंट एसेट्स लिखे हैं, सारे नहीं लिखे। अच्छा, यहां पर बॉटम पर हम लिख लेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स यानी कि कंपनी के जितने भी टोटल एसेट्स थे, विच मींस के करंट और नॉन करंट एसेट्स दोनों का सम। एक और चीज जो यहां पर मैं हाईलाइट करूंगा वो ये है कि मैंने स्टॉक सबसे ऊपर लिखा है और कैश इन हैंड सबसे नीचे लिखा है। करंट एसेट्स का एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि लीस्ट लिक्विड आइटम एट टॉप, मोस्ट लिक्विड आइटम एट बॉटम। सर, लिक्विड का क्या मतलब होता है? लिक्विड का मतलब वो चीज जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं, लेट से किसी की एक दुकान है, शोरूम है, शोरूम पे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये गाड़ी कैश तो नहीं है ना, ये गाड़ी पहले बिकेगी। हो सकता है कि कोई उधार पर खरीदेगा, यानी कि ये गाड़ी रिसीवेबल में कन्वर्ट होगी। मैंने किसी को गाड़ी बेची, गाड़ी बिकेगी तो शायद हो सकता है कि पैसा आ जाए, हो सकता है कि उसी वक्त पैसा ना आए, कुछ टाइम बाद पैसा रिसीव हो। यानी कि किसी को गाड़ी बेची शोरूम वाले ने, उस बंदे ने बोला मैं 30 दिन बाद पैसे दूंगा। ठीक है। अच्छा, प्री पेमेंट्स क्या होती हैं? आपने पैसे पे किए, अब आप सर्विस यूज करोगे तो आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। इसका एक सेपरेट चैप्टर है। देखिए, स्टॉक का एक सेपरेट चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे, रिसीवेबल्स का एक सेपरेट चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे, प्री पेमेंट्स का एक सेपरेट चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे, कैश एट बैंक का सेपरेट चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कैश इन हैंड सबसे नीचे क्यों? क्योंकि ये तो है ही कैश, ये सबसे लिक्विड आइटम है। लिक्विड का मतलब कैश में होना, तो कैश इन हैंड को कैश में कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता, वो तो होता ही कैश है। ठीक है। अच्छा, कैश एट बैंक इसके ऊपर क्यों है? क्योंकि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, बैंक जाना पड़ेगा और पैसे निकाल कर उसको कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी का ऑर्डर है जो फॉलो करते हैं हम, और इस तरह से आप अपने टोटल एसेट्स लिख लेते हो। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, वो यहाँ आ सकता है, बैंक से लोन लिया हुआ है कोई। ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज में क्या आ सकता है? करंट लायबिलिटीज में कोई एक्रूड एक्सपेंस आ सकता है और कोई पेएबल आ सकता है। पेएबल क्या होता है भाई? पेएबल का मतलब यह है कि किसी से आपने माल खरीदा और उसको अभी आपने पैसे नहीं दिए। ठीक है। अच्छा, रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, जैसे कि मैंने कहा हर चीज के अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसमें आप इनको डिस्कस करोगे। फिर कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। सर, ये भी क्या बला आ गई? कोई टेंशन नहीं लो, कुछ चीजें समझ आएंगी, अभी कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है।
एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि मैंने मिसाल के तौर पर बिजली इस्तेमाल कर ली और बिल नहीं भरा, कुछ दिनों बाद भरूंगा, तो कुछ दिनों तक ये मेरी लायबिलिटी होगी ना। भाई मैंने बिजली इस्तेमाल कर ली, मंड के एसी चलाया, बिजली का 70,000 रुपए का बिल आया, लेकिन मैंने अभी बिजली का बिल पे नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ 4-5 दिन बाद पे करता हूँ। तो 4-5 दिन तक ये वाला एक्सपेंस मेरा एक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। एक्रूड एक्सपेंस यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस है जो तुम्हें जिसकी अदायगी करनी है, ठीक है, जिसके तुम्हें पैसे भरने हैं, जिसके तुमने पैसे भरे नहीं हैं, जो एक किसी का बिल आया है और वो अनपेड बिल है। लाइबिलिटी क्या होती थी, किसी का भी उधार, तो एक तरह से ये उधार ही है ना, ठीक है। अच्छा, पेएबल्स, पेएबल्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं। पेएबल्स को जो है वो आप किसी सवाल में क्रेडिटर्स भी सुनोगे और ट्रेड पेएबल्स भी सुनोगे। ये वो लोग होते हैं जिससे मैंने कोई माल उधार पर खरीदा होता है, ठीक है, यानी कि कोई चीजें खरीदी भी होती है जो मैं आगे जाकर बेचूंगा। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो कुछ हद तक कंफ्यूजन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर होगी, एक साथ क्लियर नहीं होगी। पेएबल्स का मतलब किसी से मैंने माल, किसी से जिस चीज़ की मैं तिजारत करता हूँ, जो चीज़ें मैं खरीद कर बेचता हूँ, वो मैंने उधार पर खरीदी हुई हूँ। ये भी पेएबल की टर्म्स में लेकर आऊंगा। पेएबल की टर्म जो है वो परचेजेस से लिंक्ड है, वाबस्ता है, यानी कि जिन लोगों से मैं चीज़ें खरीदता हूँ, जिन लोगों से मैं चीज़ें खरीदता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी लैपटॉप की दुकान है, मैंने 100 लैपटॉप जो है वो उधार पर खरीद लिए एक बंदे से, और उसने बोला चलो तुम 30 दिन बाद पैसे दे देना, तो मेरी वो लायबिलिटी है ना। इसलिए लायबिलिटी है क्योंकि मुझे उसको उन 100 लैपटॉप के पैसे पे करने हैं। और मेरा अगर लैपटॉप का बिजनेस है तो मैं कहूँगा कि ये ट्रेड पेएबल है, या ये पेएबल है, या ये क्रेडिटर है, यानी कि इस बंदे को मुझे उधार के पैसे वापस करने हैं। इससे मैंने उधार पर 20 लैपटॉप 100 लैपटॉप खरीदे थे, जो मैंने अपनी दुकान में रखे और मैं अपने कस्टमर्स को बेच रहा हूँ। और फिर कैपिटल क्या है, कैपिटल जो ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, कैपिटल भी अभी फलेगा फूलेगा बड़ा होगा, लेकिन फिलहाल एक ही वैल्यू लिखते हैं, और यहां पर आप लिख दोगे टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जो आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का अमाउंट होगा वो यहां पर आ जाएगा, और ये दो अमाउंट्स आपस में मैच कर रहे होंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक फॉर्मेट है, लेकिन सिर्फ ये फॉर्मेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में क्या किया है। अच्छा, ये टी अकाउंट नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कोई बोले सर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो मैंने बनाया है, और इस फॉर्मेट में हमारे पास इस साइड पर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर सारे करंट एसेट्स, फिर इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एसेट्स, और फिर दूसरी साइड पर नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज और कैपिटल। और जैसे कि मैंने बोला कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स आपको वक्त के साथ साथ आगे मैं बताता रहूंगा, ठीक है जी। अब ये जो ऊपर हमारी एग्जांपल है, चलें इसका हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पर बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे तो बड़े चेंजेस हो, चलिए खुद ही इसे बना लेते पूरा। ये मैंने लाइन बनाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं मेरे सवाल में नॉन करंट एसेट क्या है। एक लैपटॉप है, एक कार है, एक फर्नीचर है। तो मेरे पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसमें एक लैपटॉप है, ठीक है ना, शॉप भी है, सही है। अच्छा, रीजनेबल ये होगा सबसे महंगी चीज ऊपर लिखे, तो कार हम लिखते हैं, उसके बाद हम शॉप लिख देते हैं, उसके बाद हम फर्नीचर लिख देते हैं, उसके बाद हम लैपटॉप लिख देते हैं। चार चीजें हैं ना। कार कितने की है, 8 लाख, लिंक कर देते हैं। 8 लाख की गाड़ी है, 2,30,000 की शॉप है, 50,000 का फर्नीचर है, 25,000 का लैपटॉप है। इन सब का टोटल कितना बन गया, 1105,000। जहाँ पे टोटल लेते हैं उससे ऊपर वाली वैल्यूज को बॉक्स में कन्वर्ट कर लें तो प्यारी और अच्छी फॉर्मेटिंग लगेगी। बॉक्स में डाल दिया, ठीक है जी। बात समझ आ रही है ना सबको।
सही है जी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सारे के सारे करंट एसेट्स लिख देंगे। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? करंट एसेट्स में हमारे पास लैपटॉप नहीं, कार नहीं, फर्नीचर नहीं, शॉप नहीं, वो तो नॉन करंट एसेट्स हो गए। सिर्फ कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक जो है वो 310 है। कैश इन हैंड जो है वो 2,75,000 है। ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर दिया और जिन चीजों को ऐड किया है उसको एक डब्बे में डाल दिया। सही है जी। और फाइनली अब हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया। समझ रहे हो बात? अच्छा, फिर हमारे सवाल में बैंक लोन है, हमने एज्यूम किया था कि ये लॉन्ग टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी तो है नहीं हमारे पास। तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास बैंक लोन है, और बैंक लोन का अमाउंट कितना? 125,000 है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल कितना है भाई? कैपिटल 1,565,000 है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये भी 1,690,000 बन जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है जी। ये क्या है? टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था। सही है। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था जिससे मैंने अपनी बैलेंस शीट को तैयार करा है। लेकिन यही फॉर्मेट हो ये ज़रूरी नहीं है। मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स नज़र आएंगे आपको। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था जिससे हमने अपनी बैलेंस शीट को तैयार करा है। सही है जी। और ऊपर वाली ही जो अमाउंट्स हमें दी हुई थी उसी से हमने तैयार करा। बैलेंस शीट कह लो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लो, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी के पास साल के, दिन के, महीने के एंड में ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी के पास कितने टोटल एसेट्स थे और कितने लायबिलिटी और कैपिटल थे। ठीक है। अच्छा, एक दो और फॉर्मेट बना देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो कि सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखे जाएं, जिसमें आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, मोटर व्हीकल्स की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। इन सब को ऐड किया हुआ हो। इन सब को ऐड कर कर एक अमाउंट यहां लिख दिया गया हो। ठीक है जी। उसके बाद आपके सारे के सारे जो करंट एसेट्स हैं वो लिखे गए हो। करंट एसेट्स में स्टॉक आ सकता है, रिसीवेबल आ सकता है, कैश एट बैंक आ सकता है, कैश इन हैंड आ सकता है। कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी। इसका टोटल हो। फिर क्या हो? टोटल एसेट्स, सारे एसेट्स का टोटल हो, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड कर कर। और यहाँ पर डबल आई है। और इसी के नीचे आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाए। नॉन करंट लायबिलिटीज में लेट से कोई बैंक का लोन है। फिर आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाए। करंट लायबिलिटीज में आपके पास स्टॉक हो सक सॉरी करंट लायबिलिटीज में आपके पास जो है वो पेएबल हो सकता है। आपके पास कोई एक्रूड एक्सपेंस हो सकता है। इनका टोटल आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कैपिटल आ जाए।
कैपिटल की अमाउंट लिख ली जाए, और फिर ये जो नीचे वाली चीजें हैं तीन, टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, यहां पर इनका टोटल आ जाए और डबल लाइंस पे आ जाए। सही है, कोई अलग बात नहीं है, बस वो उल्टे और सीधे हाथ पर था, ये ऊपर और नीचे है। वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहलाता है, ये वर्टिकल फॉर्मेट कहलाता है। इसमें भी जिस तरह से यहाँ पर आपके पास टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल का बैलेंस मैच होना चाहिए, इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू यानी कि एसेट्स की टोटल वैल्यू लायबिलिटीज और कैपिटल की टोटल वैल्यू से मैच करेगी। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? सही है। एक और चीज आपको मालूम होगा, एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना? तो हम यही तो कर रहे हैं, बार बार घुमा फिरा कर वहीं आ जाते हैं। यहां पर ये एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, यानी कि इक्वेशन की, अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट वाली साइड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन की सीधे हाथ वाली साइड। तो जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, यानी कि ये वाली साइड है, इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि ये वाली साइड। क्लियर है? तो हमने इफेक्टिवली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बिल्कुल बेसिक वाले, जाहिर है ये एडवांस होगा, अभी इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये जो आसान वाला, ये जो हमने एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया है, इसमें हम करते ये हैं कि एक जगह पर सारे एसेट्स और दूसरी जगह पर कैपिटल और लायबिलिटीज को लिख रहे होते हैं, और हम बोलते हैं इन दोनों का टोटल आपस में मैच करेगा। क्लियर है? अच्छा, फिर इस इक्वेशन को अगर एक्सपेंड करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एसेट्स में दो चीजें हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। एसेट्स में दो चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो एसेट्स की जगह मैंने दो चीजें लिख ली, करंट और नॉन करंट। और दूसरी साइड पर हमारे पास कैपिटल है, और फिर लायबिलिटीज में करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? सात हो सारे? सही है जी। अच्छा, अब कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजें करता हूं। देखो, ये प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस में है ना, करंट लायबिलिटीज प्लस में है, उल्टे हाथ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को उल्टे हाथ पे रहने दिया, जो करंट लायबिलिटी सीधे हाथ पे थी वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर आई, इक्वल्स टू के, तो वहां पर ये प्लस में थी, यहां पर आई तो माइनस में हो गई। और सीधे हाथ की तरफ इक्वल्स टू के राइट साइड पर एक कैपिटल की वैल्यू है और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है, ये दो वैल्यूज आ गई। बात समझ में आई? अच्छा, अब हमारे पास एक चीज कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मैं दो लाइनें छोड़ता हूँ, दो तीन लाइनें छोड़ता हूँ। एक चीज कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल या इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड आर दोज funds that are invested in a business for long term
कैपिटल एम्प्लॉयड वो फंड्स होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्टेड होते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, एक लंबे अरसे के लिए, छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं, एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए। और अकाउंटिंग में लंबा अरसा क्या होता है? 1 साल से, अकाउंटिंग में लंबा अरसा क्या होता है? 1 साल से ज्यादा का अरसा। ठीक है, ये वो पैसे होते हैं जो कंपनी में अगर होंगे तो कंपनी चलती रहेगी। अगर ये पैसे कंपनी से निकाल लिए गए तो कंपनी के एसेट्स बेचना पड़ेंगे, नॉन करंट एसेट्स बेचना पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर अगर कंपनी से ये वाले पैसे निकाल लिए गए तो कंपनी बंद होने के चांसेस हैं। ये वो पैसे हैं जो लॉन्ग टर्म है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आ जाती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल दोनों अलग हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल भी आ जाता है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? ये इक्विटी क्या है? या कैपिटल क्या है? ओनर का पैसा। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? क्या ओनर का पैसा है? क्या ये ओनर का पैसा है? नॉन करंट लायबिलिटी क्या ओनर का अपना पैसा है? नहीं सर, नॉन करंट लायबिलिटी ओनर का अपना पैसा थोड़ी है। नॉन करंट लायबिलिटी तो क्या है? लोन है, उधार है। हाँ अलबत्ता नॉन करंट है, इसका मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए। मैंने किसी से उधार लिया और एक लंबे अरसे के लिए लिया है, उसको एक तवील टाइम के बाद वापस करना है। उससे मुझे पैसे दिए हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, लेकिन बहरहाल वो भी मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी थे, वो नहीं देता तो मैं अपने बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता, मैं अपना बिजनेस नहीं चला सकता। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर, तो भाई बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास कैश, बैंक में पैसा, लैपटॉप, गाड़ी, फर्नीचर और शॉप, ये चीज़ें मुझे खरीदनी थी। इन चीज़ों को खरीदने के लिए कहीं से पैसे चाहिए थे। पैसे एक तो मैं खुद ले आया और कुछ पैसे मैंने उधार ले लिए। अगर कल सुबह उठकर बैंक बोले मैंने आपको एक दिन के लिए उधार दिया, एक दिन बाद वापस दे देना, तो मुझे इनमें से कोई चीज़ें बेचनी पड़ेंगी या कैश से या बैंक से पे करना पड़ेगा पैसा। अलबत्ता ये पैसा बैंक ने मुझे जो उधार दिया है, ये बोला है बैंक ने 4 साल बाद दे दो, 5 साल बाद दे दो, 3 साल बाद दे दो, नॉन करंट लायबिलिटी है, तुम आराम और सुकून के साथ अपना बिजनेस चलाओ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी नहीं आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लायबिलिटी आती है। और ये वो पैसा होता है, ये वो फंड्स होते हैं जो या तो ओनर खुद देकर आया है, या तो ओनर ने कहीं से उधार लिए हैं जिससे ओनर अपना बिजनेस चला रहा है, और ये बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। बात समझ में आई? इस हिसाब से क्या मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, ये जो कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज है, इसकी जगह एक और लफ्ज लिखा जा सकता है। वो लफ्ज क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला भी तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज के बराबर है। जब मैंने मेन अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वल्स टू के उल्टे हाथ वाली साइड कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर हो गई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के भी दो फॉर्मूले हो गए ना, एक तो ये हो गया कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, एक ये भी हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दोनों से आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और टर्म है, एक और टर्म है, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के। ठीक है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बराबर होता है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है जी।
अच्छा देखिए, देखिए मैंने यहाँ पर ये जो कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज लिखा था इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर, इसकी जगह कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया। ये जो हमारे पास सीधे हाथ पर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज लिखा था, इसकी जगह पर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हो गया कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है? खुद खुद ऐसा नहीं हो गया, इन इटसेल्फ ऐसा नहीं हो गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए या तो आप कैपिटल को और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लो, या फिर आप नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को ऐड कर लो और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लो। अच्छा, फिर एक और चीज है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और वो कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब सर इसको वर्किंग कैपिटल क्यों कहते हैं? देखिए, करंट एसेट्स वो चीजें होती हैं जिससे आपका बिजनेस वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक आता है। स्टॉक वो माल है जो आप खरीदोगे बेचोगे। करंट एसेट्स में आपके पास रिसीवेबल आते हैं, जिन लोगों से आपने पैसे रिसीव करने हैं। कैश एट हैंड आता है, कैश इन बैंक आता है। और ये सारे करंट एसेट्स जो हैं, इससे आपका बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, इससे आपका बिजनेस काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं, उसमें उसके पास स्टॉक है, उसके बाद रिसीवेबल है यानी कि लोगों को जो मैंने उधार दिया है वो, बैंक में पैसा है और कैश है। 100 रुपए का स्टॉक पड़ा है, 80 रुपए के रिसीवेबल्स हैं, 50 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, 20 रुपए गले में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको इसका बिजनेस चलाने के लिए 250 रुपयों की जरूरत है। जिस तरह से एक जनरल स्टोर है, एक नॉर्मल आम जो है वो घर के पास रिटेल स्टोर है, छोटी सी दुकान है, उसे 100 रुपए का माल लगाया हुआ है अपनी दुकान में। जनरल स्टोर है, उसने जो है वो डबल रोटी, अंडे, पापे, दूध, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, मुख्तलिफ मसाले, केचप, मायोनीज, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी दुकान में डिस्प्ले पर लगाई हुई हैं, जो बिकती हैं, ये उसका स्टॉक है। रिसीवेबल, ये वो लोग हैं जिनको इसने उधार दिया है। कुछ लोग डेली आते हैं, सामान लेते हैं, तो इसने लोगों को जो उधार दिया हुआ है, अब ये इसने उधार लोगों से लेना है। इसका करंट एसेट इसलिए है क्योंकि इसने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, इसको बाद में बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक इसकी अपनी चीज़ें हैं, इसकी अपनी मिल्कियत है। करंट इसलिए है क्योंकि डेली बिकती रहती हैं और डेली नहीं आती रहती हैं। इसके बैंक अकाउंट भी इसने खोला हुआ है और उसमें 50 रुपए पड़े हुए हैं, ये भी इसका करंट एसेट है। और गले में या कैश इसके पास जो है वो 20 रुपए पड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये कह सकता है कि 250 रुपए की डेली बेसिस की इन्वेस्टमेंट मैंने करी दी है। यानी कि मेरा बिजनेस जो चल रहा है, जाहिर है अगर स्टॉक नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लोगों को उधार नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा, बैंक में पैसा नहीं होगा, खर्चे पे नहीं कर सकूंगा, नहीं चलेगा, हाथ में कैश नहीं होगा तो भी मसला हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं? हर वो चीज़ जो डेली बेसिस पर चेंज भी हो रही होती है, और मेरा एक एक कह लो कि एक इदारे का ब्लड है। वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, खून है, खून, ब्लड है, सर्कुलेट करता जा रहा है, सर्कुलेट करता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। स्टॉक बिका, नया आया, बिका, नया आया। उधार जिसको पहले दिया था उसने पैसे दे दिए, नया बंदा उधार लेने आया, उसको दे दिए। बैंक का बैलेंस, खर्चे पे किए, गया, बिजनेस अच्छा हुआ, कोई चीज बेची, पैसा आया। इसी तरह से कैश, समझ रहे हो? ब्लड है, सर्कुलेट कर रहा है। फिर आपकी कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज क्या है? ये वो वाले उधार हैं जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं। ये मैंने किसी से उधार लिया है, किसी से पैसे लिए हैं, किसी से फेवर ली है, और मुझे वो पैसे वापस करने हैं विद इन अ ईयर। जिस तरह से मुझसे चीजें लोग उधार पर खरीदते हैं, मेरी दुकान है, उधर से कोई उधार पर चीज खरीद कर चला जाता है, पैसे नहीं देता, बोलते हैं 3 दिन बाद दूंगा, वो मेरा रिसीवेबल होता है। इसी तरह से मैंने भी तो लोगों से चीजें उधार पर ली हुई होंगी। जिस तरह से एक रिटेल स्टोर या जनरल स्टोर होता है, उसके पास मुख्तलिफ सप्लायर आते हैं जो चीजें उसको सप्लाई करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं या मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो वो उसको उधार पर चीजें बेचते हैं कि भाई ये लो, तुम पूरी पेमेंट नहीं करो, 10,000 में से 5,000 पे कर दो, बाकी बाद में पे कर देना, तो वो कहलाते हैं पेएबल। और कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मैंने अभी पे नहीं किए। मिसाल के तौर पर मालिक मकान को रेंट देना है, इस्तेमाल कर लिया, पूरा महीना गुजर गया है, रेंट देना है। बिजली इस्तेमाल कर ली है, बिल बाद में पे करना है। ये सारे वो एक्रूड एक्सपेंसेस है जो मुझे बाद में देने हैं। लेट से ये 10 और 15 यानी कि 25 रुपए हैं। तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल मेरा जो होगा ना, वो होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि 25 रुपए।
वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि देखो 250 रुपए तुमने अपने बिजनेस में रोजमर्रा के लिए लगाए हुए थे, डेली बेसिस के ऑपरेशंस के लिए इन्वेस्ट करे हुए थे। अलबत्ता 25 रुपए का तुमने लोगों से उधार भी लिया हुआ था। अब मिसाल के तौर पर ये 100 रुपए का स्टॉक है, लेकिन 100 रुपए मेरे नहीं लगे हुए इसमें, 10 रुपए तो मैंने किसी से उधार पर चीजें खरीदी हुई है, 90 मेरे लगे हुए हैं। समझ रहे हो बात को? तो नेट जो अमाउंट बच गया वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है जी। यहां से हम अपना लेक्चर अगला वाला कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और फिर मैं अगले लेक्चर का लिंक बनाता हूँ। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसको अच्छे से काइंडली पहले रिव्यू कर लें। थैंक यू।